हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट साइंस में क्लास 1 देखेंगे तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग का साइंस का टॉपिक लाया गया है, जिसमें हम लोग दो बेसिक टॉपिक देखेंगे जहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। वो दो टॉपिक है भोजन और विटामिन्स, फूड एंड विटामिन्स। ये दो टॉपिक है जिसमें हम लोग समझेंगे कि भोजन के रूप में हम लोग क्या क्या ग्रहण करते हैं तथा विटामिन्स के क्या क्या रासायनिक नाम है, उनके स्रोत क्या हैं तथा उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से बीमारी है उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि भोजन और विटामिन टॉपिक पे ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पे जो है आज कंटेंट तैयार किया गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सीटेट साइंस में क्लास 1 तथा टीआरई 4.0 के विद्यार्थी के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भोजन के रूप में पौधे के भाग तथा जंतु उत्पादन ग्रहण करते हैं, जंतु के उत्पादन को ग्रहण करते हैं। यानी भोजन के रूप में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन के रूप में हम लोग पौधे से जो भी हमें प्राप्त होती है फल, ठीक है, तो उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं। तथा जंतु के उत्पादन से जो हमें मिलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो भोजन जो है हमें पेड़ पौधे के द्वारा मिलता है और जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं 3 तरह के जो है होते हैं। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। 3 तरह के जंतु होते हैं। एक होता है शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी को इंग्लिश में हार्बीवोरस बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी आप लोग का दे देता है। तो शाकाहारी को इंग्लिश में हार्बीवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस और सर्वाहारी को ओमनिवोरस कहते हैं। शाकाहारी का मतलब जो केवल साग सब्जी खाता है उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। वैसे जीव जंतु जो केवल साग सब्जी खाता है उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। वैसे जीव जंतु जो केवल मांस मछली खाता है उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जो वैसे जीव जंतु जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जंतुओं को 3 भागों में बांटेंगे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, शाकाहारी का मतलब है वैसे जीव जंतु जो साग सब्जी खाता हो, मांसाहारी का मतलब वैसे जीव जंतु जो मांस मछली खाता हो, और सर्वाहारी का मतलब जो दोनों खाता हो उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं भोजन के अवयव। भोजन के कौन कौन से अवयव हैं, यानी भोजन के रूप में हम लोग क्या क्या ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, वसा और रुक्षांश। रुक्षांश का मतलब मोटा चारा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सभी भोजन के अवयव हैं जिसके रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं चावल से, प्रोटीन दाल से लेते हैं, विटामिन लेते हैं फलों से, खनिज लवण लेते हैं जल से, जल, वसा और रुक्षांश ये सभी जो है आपका कंपोनेंट्स है किसके, भोजन के कंपोनेंट्स है। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा अच्छे से कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, खनिज लवण क्या है, जल क्या है, वसा क्या है, रुक्षांश क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व में अगर हम लोग देखें तो पोषक तत्व को 2 रूप में देखते हैं। एक होता है बृहद पोषक तत्व और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी कि पोषक तत्व का मतलब शरीर में जिसकी मात्रा ज़्यादा जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए इसको हम लोग बृहद पोषक तत्व कहते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए, जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, खनिज, ये सभी हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए, इसलिए इसको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व को 2 भागों में बांटेंगे न्यूट्रिएंट्स को। एक होता है बृहद पोषक तत्व और दूसरा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद का मतलब होता है जो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में चाहिए, जैसे हम लोग को कैल्शियम अधिक चाहिए ताकि हड्डी और दांत जो है मजबूत रहे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए। लेकिन हम लोग को आयरन जो है कम मात्रा में चाहिए, जो साग सब्जी से हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं 2 रूप में, एक बृहद पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझेंगे, इसलिए आराम से जो है आप लोग इसको पढ़ते हुए आगे बढ़िए ताकि आप लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ जहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता हो। जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ जहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपोनेंट बनता हो, जो यौगिक बनता हो, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे कार्बन होता हो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, हाइड्रोजन होता हो तथा ऑक्सीजन होता है उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। इसका सूत्र अगर हम लोग देखें तो C6H12O6 होता है, यानी कि C6H12 और O6
जो किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। याद रखिएगा ये सूत्र किसका है, ग्लूकोज का। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और यही सूत्र किसका है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत बोला जाता है, किसको बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में 1% भाग लेता है। ये जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत है, 1% है मात्र, ठीक है। इसका स्रोत क्या क्या है, यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो चावल से, गेहूँ, मक्का, शकरा, गन्ना, आलू, केला, इन सभी चीज़ों से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं। यानी कि चावल गेहूँ खाने से, शकरा, चीनी, गन्ना, आलू, केला, इन सभी चीज़ों के खाने से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका परीक्षण। यदि हमको जांच करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, यदि हमको कार्बोहाइड्रेट का जांच करना है कि कोई भी खाद्य वस्तु कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उनकी जांच के लिए हम लोग उस खाद्य वस्तु के ऊपर में 2 से 3 बूंद आयोडीन नमक का विलयन ले लेंगे, यानी घोल बना के उसमें डालेंगे। तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसका रंग जो है ब्लू ब्लैक होना चाहिए, यानी नीला काला हो जाना चाहिए। जब वो खाद्य पदार्थ नीला काला हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जब परीक्षण का बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला काला। जहाँ पे नीला काला दिखाई दे तो उसको समझ जाइएगा कि वैसा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो इसका परीक्षण की जाँच हम लोग कर लिए। तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। यदि तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए, जैसे कि कोई बच्चा दौड़ते हुए आता है तो हम उसे क्या करते हैं, तुरंत उसको ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज से क्या होता है, क्विक एनर्जी मिलता है। तो याद रखिएगा शरीर में तुरंत ऊर्जा के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। याद रखिएगा दूध में कौन सा जो है शर्करा पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं है। स्टार्च जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं है। याद रखिएगा स्टार्च जल में कभी नहीं घुलता है। पेड़ पौधे की छाल सेलुलोज की बनी होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पेड़ पौधे की जो छाल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो है क्या है, एक बहुलक के रूप में काम करता है पेड़ पौधे में। तो याद रखिएगा पेड़ पौधे की छाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि कार्बोहाइड्रेट का जो है किस प्रकार से हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट का कहाँ कहाँ जो है इनका स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ, इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर में 1% भाग ले जाता है। स्रोत इनका देख लिए। तुरंत ऊर्जा के लिए हम लोग ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से पूछता है। तो ये सभी आपका बेसिक नॉलेज याद होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोटीन। अब हम लोग प्रोटीन को देखते हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। प्रोटीन है ना, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण जो होता है 20 एमिनो अम्ल से बना होता है। याद रखिएगा कितना एमिनो अम्ल से बना होता है, 20 एमिनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन जो है एक क्या है, 20 एमिनो अम्लों का एक बहुलक है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से रहता है तथा 10 एमिनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त होता है। देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से बना होता है, जिसमें 10 अम्ल जो है शरीर में पहले से रहता है तथा 10 एमिनो अम्ल जो है भोजन से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, यानी जो पदार्थ किसी चीज़ों से बना होता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो प्रोटीन जो है क्या है, एमिनो अम्ल का एक क्या है, बहुलक है, यानी कि एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है प्रोटीन। यदि हम प्रोटीन का स्रोत का बात करते हैं तो दाल में पाया जाता है, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जी, फल, सोयाबीन, पनीर, मटर, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जिन्हें हम ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा मिलेगी, ठीक है। प्रोटीन को अगर हम देखें तो कोशिकाओं, प्रोटोप्लाज्म तथा एवं उत्तकों के निर्माण में ये भाग लेता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में सेल्स को मजबूत करता है, जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को तथा उत्तकों के निर्माण में, टिश्यू के निर्माण में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। कौन, प्रोटीन। जैसे आरएनए होता है, ठीक है। तो आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो क्या होता है, जो कोशिका के अंदर में पाया जाता है, केंद्र के अंदर में, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं में, प्रोटोप्लाज्म में तथा उत्तकों के निर्माण में प्रोटीन जो है क्या होता है, ये मुख्य उसके निर्माण में सहायक देता है, टिश्यू के निर्माण में यह मदद करता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मरस्मस तथा
क्वासीकोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होगा, एक होगा मरस्मस यानी कि मरस्मस और क्वासीकोर 2 नामक बीमारी होता है, ठीक है। इसका अगर हम परीक्षण का बात करते हैं तो परीक्षण में अगर हम देखें कि जांच कैसे करना है, तो खाद्य पदार्थ के ऊपर में कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की कुछ बूंदे डाल देना है, तो उसका रंग बैगनी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बैगनी रंग अगर खाद्य पदार्थ का हो जाता है, उसके ऊपर में अगर हम कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की बूंदे डालते हैं, तो उसका रंग जब बैगनी हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो पदार्थ कैसा है, प्रोटीन है। जबकि कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ था, नीला काला हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसको रंग को याद रखिएगा, जो मेन पॉइंट को हम लाए हैं। मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बना होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा इसमें क्या जोड़ना, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो ये आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए था प्रोटीन का, कि प्रोटीन के स्रोत क्या है, प्रोटीन का हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन जो है 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं वसा। नेक्स्ट है वसा, यानी कि जिसको हम लोग चर्बी कहते हैं। इसका एक और ना लिपिड भी इसको कहते हैं, और इसको फैट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वसा, चर्बी या लिपिड। सर्वाधिक अगर हम कहें तो हमें ऊर्जा जो मिलती है वो वसा से ही प्राप्त होती है। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स में सबसे अधिक अगर ऊर्जा मिलेगा तो वो वसा के खाने से मिलेगा। तो वसा के खाने से जो है सबसे अधिक ऊर्जा जो है हमें मिलती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन के बने होते हैं। ये जो वसा होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर 1 ग्राम वसा खाते हैं तो आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ये कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ देता है कि 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा रहते हैं, तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा रहते हैं। वसा वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा में जो है 2 चीज़ होता है, एक होता है वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल से बना एस्टर होता है कि एस्टर होते हैं। इस दोनों से जो है वसा इसमें पाया जाता है, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर से होते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो घी, मक्खन, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, वनस्पति तेल, ये जो है इनके क्या है, स्रोत है। यानी कि जहाँ से हम लोग वसा प्राप्त कर सकते हैं, घी से, मक्खन से, पनीर से, अंडा से, मांस, सोयाबीन और वनस्पति तेल, इन सभी चीज़ों से हम लोग वसा प्राप्त कर सकते हैं। भोजन में हम लोग संतृप्त वसा का प्रयोग से हृदय रोग हो सकता है। भोजन में कभी भी संतृप्त वसा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। संतृप्त वसा का मतलब हुआ कि हम लोग जो है चर्बीदार पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे हृदय संबंधी रोग जो है हो सकता है, हार्ट अटैक संबंधी रोग हो सकता है। तो कभी भी भोजन में संतृप्त वसा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में कभी पूछ सकता है भोजन में किसका प्रयोग जो है नहीं करना है, तो वो संतृप्त वसा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इससे हृदय रोग हो सकता है। मानव आहार में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, असंतृप्त वसा का प्रयोग करेंगे, यानी वनस्पति तेल का प्रयोग करेंगे, जिससे मानव आहार में हम लोग असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैट्स का प्रयोग करना है। ऊँट के कुबर में वसा पाया जाता है, याद रखिए। ऊँट का जो कुबर है जहाँ पे पानी वो इकट्ठा रखता है, तो उसमें क्या वो किसका बना होता है, वसा का ही बना होता है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। वसा जो है शरीर के तापमान को बना रखता है। अब इसमें देखते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये जो है क्या होते हैं, वसा जो है जल में, वसा में घुलनशील है। वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन डी, उसके बाद विटामिन के और विटामिन ई, ये चारों जो विटामिन है जो वसा में क्या है, घुलनशील है, ठीक है। तो वसा में ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो है, याद रखिएगा, विटामिन का जब हम टाइप करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये चारों विटामिन जो है वसा में क्या है, घुलनशील है, ठीक है। चलिए अब आते हैं विटामिन्स, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है विटामिन। यह कार्बनिक होता है, याद रखिए, विटामिन क्या है, एक कार्बनिक है, ठीक है।
खोज इसका क्या था? ल्यूमेन। विटामिन का खोज किसने किया था? ल्यूमेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था। लेकिन इसका नामकरण जो क्या था वो फंक किया था। विटामिन का नाम जो दिया था विटामिन, उन्होंने फंक ने दिया था, लेकिन खोज जो है ल्यूमेन ने किया था। विटामिन ऊर्जा देता है, शरीर को रोगों से रक्षा करता है। ये शरीर से रोगों की क्या करता है? बीमारी की रक्षा करता है। शरीर का निर्माण नहीं करता, ये बॉडी का निर्माण नहीं करता है। बॉडी का निर्माण तो प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, वसा करता है, लेकिन ये जो है विटामिन क्या करता है? शरीर का निर्माण नहीं करता है। विटामिन का पाचन नहीं होता। विटामिन और जल का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। याद रखिएगा, विटामिन का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। ये क्या होता है? ये ऊर्जा तो देता है, लेकिन इससे शरीर का निर्माण नहीं होता है। ये रोगों की रक्षा करता है, हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी हो जाएगा। विटामिन के 2 समूह हैं। विटामिन के कितने समूह हैं? 2 समूह हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होगा? बी और सी। याद रखिएगा, बी और सी जो है विटामिन जो है किस में है? जल में घुलनशील है। और वो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ए, डी, ई, के। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों विटामिन जो है किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। ठीक है। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो यकृत में जमा होता है। याद रखिएगा, जो विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी कि जो विटामिन वसा में घुलनशील होगा, घुलनशील होता है, वो यकृत में जमा रहता है। याद रखिए, विटामिन ए यकृत में जमा रहता है। याद रखिएगा, विटामिन ए जो है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वो यकृत में यानी कि लीवर में जमा रहता है। ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग विटामिन को पढ़ते हैं। पहला है विटामिन ए, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका स्रोत ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन ए जो है हमें गाजर से मिलेगा, मछली का तेल से हमें विटामिन ए मिलता है, पनीर, अंडा, फल। ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन टीआरई में पूछा भी था कि मछली का तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में दिखाई उनको नहीं देता है, जिसको हम लोग रतौंधी नामक बीमारी कहते हैं। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके स्रोत गाजर, मछली का तेल, पनीर, अंडा। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो ये 3 चीज़ आपको याद होना जरूरी है। ठीक है। उसी तरह हम लोग विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है चावल, अंडा, बादाम, आलू, सब्जी। ये जो है विटामिन बी1 का जो है स्रोत है। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। ठीक है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक बीमारी, विटामिन बी1 का नाम थायमीन। इसको बार बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का नाम, रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। इसके स्रोत क्या है? अंडा, दूध, सब्जी इनके स्रोत हैं। इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो किलोसिस नामक बीमारी होता है विटामिन बी2 की कमी से। ठीक है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटेनिक अम्ल, नियासिन। स्रोत क्या है? मांस, अंडा, दूध, हरा मटर, यकृत। ये सभी जो है से हम लोग जो है क्या करते हैं? विटामिन बी3 प्राप्त करते हैं। इससे कौन सा रोग होता है? प्लेगरा नामक बीमारी होता है विटामिन बी3 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन बी5। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक एसिड, जिसको हम लोग पेंटोथोनिक अम्ल बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम, इसके स्रोत है मूंगफली, गन्ना, टमाटर, गोभी। इसके रोग से कौन सा बीमारी हो जाता है इसकी कमी से? तो बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। यानी विटामिन बी5 की कमी से बाल का सफ़ेद हो जाना और मंद बुद्धि का हो जाना इसकी कमी से होता है। ठीक है। तो विटामिन बी5 का नाम पेंटोथोनिक अम्ल। सभी विटामिन का नाम आप लोग याद रखिएगा, और रोग कौन सा बीमारी उसकी कमी से हो सकता है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का नाम है, रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन जो है इसका विटामिन बी6 का नाम है। इसका स्रोत है मांस, दूध, मछली, हरी सब्जी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक बीमारी होती है, त्वचा रोग। एनीमिया नामक बीमारी विटामिन बी6 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी7 या विटामिन एच बी कहते हैं इसको। विटामिन बी7 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन एच। याद रखिएगा, विटामिन एच बी इसका नाम है विटामिन बी7 का। विटामिन एच
रासायनिक नाम हो गया बायोटीन, स्रोत में है मांस, फल, अंडा, ये जो है विटामिन B7 इससे प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो बालों का गिरना, लकवा नामक बीमारी विटामिन B7 से ही होता है। ये सल्फर में पाया जाता है, यानी कि विटामिन B7 किस में पाया जाता है, सल्फर में पाया जाता है, और सल्फर के जो स्रोत है वहाँ से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं विटामिन B7। नेक्स्ट है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है विटामिन B9 का फोलिक एसिड। रासायनिक नाम विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसके स्रोत है सेम, ईस्ट, सब्जी। विटामिन B9 का स्रोत जो है वो सेम, ईस्ट और सब्जी हो गया। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो पेचिस रोग हो सकता है, और WBC की कमी, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाओं की जो है शरीर में कमी हो सकता है विटामिन B9 से। इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B12, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। विटामिन B12 का नाम है कोबलामिन, याद रखिएगा, साइनोकोबलामिन भी इसको बोलते हैं या कोबलामिन भी बोलते हैं। इसका स्रोत है दूध, मांस, मछली, अंडा, हरा सब्जी। रोग कौन सा, एनीमिया, रुधिर की कमी। ठीक है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि विटामिन B12 जो है में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया नामक बीमारी होता है, आयरन की कमी होती है, तो रुधिर नामक बीमारी होती है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन B12 से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग विटामिन B1, B2, B3, B5, फिर उसके बाद जो है आपका B7, B9, इस तरह से जो है हर एक विटामिन का नाम आप लोग याद करके रखिए, और तथा उससे होने वाले कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है उसका भी नाम याद रखना है। जो स्रोत है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्रोत है उसको भी लिखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी को देखते हैं। विटामिन सी का जो अगर हम लोग नाम बोलें तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसलिए स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो नींबू, संतरा, फल, इन सभी चीज़ों से, जो खट्टे वाले चीज़ होते हैं तो उससे हम लोग विटामिन सी प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जो होती है वो किससे होती है, विटामिन सी की कमी से। आंवला इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत किसे बोला जाता है, आंवला। आंवला के खाने से विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसलिए मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसलिए जो है ये मूत्र में पाया जाता है, और मूत्र के रास्ते पेशाब से ये विटामिन सी बाहर निकल जाता है। तो आंवला इसका मुख्य स्रोत है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, इसका नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का अगर हम लोग नाम देखें तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विटामिन डी का, कैल्सीफेरोल। इसके स्रोत है सूर्य प्रकाश, मक्खन, घी, यकृत। इसके जो मुख्य स्रोत है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, मक्खन हो गया, घी, यकृत, इसके जो है मुख्य स्रोत है। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स नामक एक बीमारी होता है, बच्चों में पाया जाता है। याद रखिएगा, रिकेट्स नामक बीमारी अगर बच्चों में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, छोटे बच्चों में होता है, पैर जो होते हैं उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, शरीर जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है, पैर की हड्डियाँ कमज़ोर होती है और टेढ़ा होता है। इस तरह की बीमारी जो होता है वो सूर्य प्रकाश की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन के रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी ही एक ऐसा है जो हमारे शरीर में हार्मोन के रूप में पाया जाता है, हार्मोन के रूप में कार्य करता है, जिसके सेक्रेट होने से ये रिकेट्स नामक बीमारी कम होती है। ये शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी, जो हमें सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का अगर नाम देखें तो विटामिन ई का नाम क्या है, इनका नाम है टोकोफेरोल। इनका नाम क्या है, टोकोफेरोल। याद रखिए, विटामिन ई का जो नाम है वो है टोकोफेरोल। इनके स्रोत हैं सलाद, फूलगोभी, तेल, गेहूं, अंडा। इनके जो है विटामिन ई के स्रोत हैं सलाद, फूलगोभी, तेल, गेहूं, अंडा। विटामिन ई में इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, यानी कि जनन क्षमता में रिप्रोडक्टिव जो होती है उसमें जो है क्या हो जाता है, कमी होता है विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के का अगर हम लोग नाम देखते हैं तो नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन जो है इसका नाम है विटामिन के का। इसका स्रोत है पालक, ठीक, पत्ता गोभी, टमाटर, दूध, ETC। रोग अगर हम लोग इसकी कमी से कौन सी बीमारी थी, तो रक्त का थक्का ना जमना,
यानी कि अगर कहीं पे ब्लड कट जाता है, शरीर में कहीं कटिंग होता है, तो वहाँ पे अगर ब्लड नहीं रुकता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पे विटामिन के की कमी है। तो इसके लिए हम लोग को पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, दूध, इन सभी चीज़ों को खाना चाहिए, जिससे विटामिन के की कमी की पूर्ति हो सकती है। तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगा, तो इसकी कमी से प्लेटलेट्स नामक बीमारी हम लोग कर सकते हैं, जो रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, तो ये हम लोग देखें विटामिन में विटामिन ए का नाम, उसका विटामिन B1, विटामिन बी चला, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और बार बार इसको याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा रासायनिक नाम, स्रोत और उसके कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। अब हम लोग देखते हैं खनिज, जिसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। शरीर में 29 प्रकार के खनिज मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में कितने प्रकार के खनिज मौजूद होते हैं? 29 प्रकार के। खनिज का पाचन नहीं होता है, मिनरल्स का कभी पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में। बृहद खनिज में आते हैं तो शरीर में अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये जितने भी तत्व हैं इनकी जो है हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम लोग बृहद खनिज बोलते हैं। और एक होता है लघु खनिज, शरीर में कम आवश्यकता होती है, जैसे कि आयोडीन, लोहा, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये जो तत्व हैं इनकी हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम लोग लघु खनिज बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। कुछ तत्व दिए हैं जिससे हम लोग के कौन कौन से हमें इससे फ़ायदा मिलता है। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम से अगर देखा जाए तो दांत तथा हड्डी मजबूत होता है तथा इनका निर्माण होता है कैल्शियम से। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, कैल्शियम से दांत तथा हड्डी मजबूत होता है तथा इनका निर्माण होता है। रक्त का थक्का बनना कैल्शियम से ही होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी दांतों तथा हड्डी का निर्माण करता है। एटीपी डीएनए का एक घटक है कौन? फॉस्फोरस। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट डीएनए डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है दोनों के घटक है कौन? फॉस्फोरस। गंधक में अगर देखें तो प्रोटीन, बाल, नाखून का निर्माण में जो है ये सल्फर इम्पोर्टेंट करता है। सोडियम, सोडियम जो ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का नियंत्रण करता है, यानी सोडियम से हमारे शरीर में जो है ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब का नियंत्रण होता है। क्लोरीन से अगर देखा जाए तो जल संतुलन करना, शरीर में जल को बैलेंस करके रखना। शरीर में जल कितना परसेंट है? तो 65% है, उसको बनाए रखना कितना है? क्लोरीन से होता है। आयोडीन से जो है थायराइड ग्रंथि जो होती है, जो गला में होता है, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रेट होने में मदद करना। यदि थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन अगर लगातार उत्सर्जित होगा तो ग्वाट्री नामक बीमारी मनुष्य को नहीं होगा। तो आयोडीन जो होती है वो घेगा नामक बीमारी को रोकने में मदद करता है शरीर में। लोहा जो है रक्त का बनना, यानी कि लोहा जो होता है जिससे शरीर में ब्लड का बनना होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है। जो एनीमिया नामक बीमारी होती है वो लोहे की कमी से होती है, आयरन की कमी से। अब हम लोग देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में देखते हैं हड्डी तथा दांत की सुरक्षा करता है। फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? हड्डी तथा दांत की सुरक्षा करता है। कौन? फ्लोरीन, जो सूक्ष्म तत्व है जो शरीर में कम मात्रा में जरूरी होता है। उसके बाद है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का मतलब होता है कि ये शरीर में एंजाइम को सक्रिय करता है। जैसे शरीर में कई सारे एंजाइम होते हैं, उसको वो सक्रिय करता है। कौन? मोलिब्डेनम जो तत्व है वो शरीर में जो है उसको सक्रिय करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, लोहा, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सभी जितने भी तत्व हैं जो शरीर में निर्माण में मदद करता है, सबका अलग अलग प्रयोग है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है जल। जल को देखते हैं, जल का क्या रोल है? जल एक अकार्बनिक है, याद रखिएगा जल क्या है? एक अकार्बनिक है। H2O इसका सूत्र होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1 है, जिससे यह जल बना है। शरीर में जल 65% होना चाहिए। शरीर में जल कितना है? शरीर में जो है बॉडी में जल 65% है। इसकी कमी से डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होना, चक्कर आना, ये जो है बीमारी हो सकता है। जल की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। जल का पाचन नहीं होता है, शरीर में जल का पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद है रुक्षांश, जिसको हम लोग रफेज कहते हैं। ये रेशेदार होता है। रफेज जो होता है रेशेदार होता है। आहार नाल की दीवार को ये साफ करता है। कौन? रुक्षांश। रुक्षांश रेशेदार होता है, फाइब्रिक होता है, और ये आहार नाल की दीवार को क्या करता है? साफ करता है, रुक्षांश, जिसको हम लोग सलाद के रूप में ग्रहण करते हैं, रफेज के रूप में।
नेक्स्ट है इंजाइम, 8 में है इंजाइम। इंजाइम का क्या रोल है? इंजाइम जो होता है एक उत्प्रेरक भी कहते हैं इसको हम लोग, हमारे शरीर में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट के रूप में। शरीर में आरएनए डीएनए भी इंजाइम की तरह कार्य करता है। जो हमारे शरीर में कोशिका के अंदर केंद्र के अंदर आरएनए डीएनए है वो भी एक इंजाइम की तरह ही क्या करता है, कार्य करता है। इंजाइम सबसे अधिक तेजी से रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको तेजी से संपन्न करता है कौन? इंजाइम। याद रखिएगा, इंजाइम जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से उसको आगे बढ़ाता है। कोई अभिक्रिया है जिसको इंजाइम यानी कि उत्प्रेरक जो है बहुत आगे से बढ़ाता है। यह पाचन की क्रिया को में सहायक होता है, यानी इंजाइम जो होता है वो पाचन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। पाचन की क्रिया में सहायक होता है, यानी डाइजेशन, भोजन को पचाने में इंजाइम का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। 3 प्रकार के इंजाइम हमारे शरीर में है। LAT लेट, याद रखिएगा LAT। L से होता है लाइपेज, A से होता है एमाइलेज और T से होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज इंजाइम जो है वो वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो 3 तरह का इंजाइम देखें, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तीनों इंजाइम का क्या क्या काम है? वसा का पाचन, स्टार्च का पाचन और प्रोटीन का पाचन। इस तरह से इंजाइम जो है हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी कि वसा का पाचन करने में, स्टार्च का पाचन करने में और प्रोटीन का पाचन करने में ये इंजाइम जो है बहुत मदद करता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसको हम लोग उपापचय कहते हैं। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। दिन भर हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपापचय कहते हैं। ये 2 प्रकार का हमारे शरीर में काम करता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और ये दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 रूप में होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम लोग उपचय कहते हैं और केटाबॉलिज्म को अपचय कहते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सरल से जटिल की ओर जाना, यानी सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ की ओर जाना, इसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहेंगे। छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करता है, किसमें? एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म क्या होता है? छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, वो होता है एनाबॉलिज्म। जैसे प्रोटीन जो है 20 एमिनो अम्ल से बना है। ग्लूकोज 38 ATP से बना है। तो ये जो है प्रोटीन और ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो एनाबॉलिज्म से होता है। कैसे? 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, 38 ATP से ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है शरीर में, ठीक है। केटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जटिल अणु सरल की ओर जाना, बड़े अणु टूटकर छोटे अणु में, जैसे पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन, श्वसन। अगर हम लोग पाचन और श्वसन को देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग भोजन जो है टूटकर ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे पाचन, भोजन का भी पाचन हो रहा है और श्वसन, रिस्पायरेशन, ये दोनों क्या है? केटाबॉलिज्म है। याद रखिएगा, यहाँ पे उनका अपचय होता है। तो कोई बड़े अणु जब टूटता है छोटे छोटे अणु में तो केटाबॉलिज्म कहते हैं। जब छोटे छोटे अणु मिलता है तो बड़े अणु में, तो उसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म समझ में आ गया। और लास्ट है शरीर का निर्माण में। अगर हम लोग देखें तो शरीर के निर्माण में जल 65%, वसा 16%, प्रोटीन 15%, खनिज 4% और कार्बोहाइड्रेट 1% शरीर के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जल है 65%, वसा 16% होना चाहिए, प्रोटीन 15%, खनिज 4% और कार्बोहाइड्रेट 1% बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 0.4%, मैग्नीशियम 0.1%। तो ये सभी शरीर के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें सबसे अधिक निर्माण शरीर का निर्माण में जल और शरीर के तत्व में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भोजन और विटामिन जो टॉपिक आज हम लोग लाए थे आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया साइंस में। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए टॉपिक में अगले वीडियो में मिलेंगे क्लास 2 में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।